वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गर्मी बढ़ रही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पानी पीते रहिए, बी हाइड्रेटेड। और इसके साथ हम आ गए हैं हमारे GS5 के इंग्लिश मीडियम के पॉइंट नंबर 10 पे। तो 9 पॉइंट्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हम हमारे 10th पॉइंट पे आ गए हैं, जो डील करेगा गुड गवर्नेंस से। करप्शन इराडिकेशन, लोकायुक्त, सिटीजन रिड्रेसल, सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, रिड्रेसल पॉलिसी क्या है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम ब्रीफली इस वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छे से वीडियो देखना है, कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, साथ में एक अपनी छोटी सी डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको कोई भी नए एग्जाम्पल्स जो आपको वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं या आप कुछ सर्च कर रहे हैं वो लिखते रहना है और उसको बार बार रिपीटेडली देखते रहना है। जो चीज़ आंखों के सामने रहेगी वही चीज़ एग्जाम में लिख के आ पाओगे, क्योंकि वो चीज़ जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे वीडियो की। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको PDF चाहिए, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प हाई यील्डिंग मटेरियल चाहिए, वेदर इट इज़ UPPCS मेंस 2023 या फिर UPPCS 2024 की हमारी शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी, उसके लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दिस नोट, लेट्स बिगिन विद आवर GS5 पॉइंट नंबर 10 English medium video. Thank you so much. Okay, so we are beginning with GS5 point number 10. देखो 10 पॉइंट जो आ गए वो आप लोग बहुत ही नज़दीक पेपर क्लियर करने के। ठीक है, पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत सरकार वोकल हो रही है इसके प्रति। गुड गवर्नेंस, इराडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर्स, ई गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, रिड्रेसल पॉलिसी। तो इस सबसे ये डील करेगा। देखिए, आपसे कोई पूछे, एक तो पहले तो आपको गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिक, गवर्नमेंट एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ एंटिटी है जिसको किसी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किया जा रहा है। उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो सकती है, उसमें आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म हो सकती है, जैसे कि हिंदुस्तान में है। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस है डिलीवरेंस ऑफ दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो क्या प्रोसेस, क्या चीजें फॉलो कर रही है जिससे एक इफेक्टिव मशीनरी जो है स्टेट की, यहाँ पे स्टेट है एक कंप्लीट एंटिटी, यहाँ पे स्टेट ऐसे उत्तर प्रदेश और ऐसे पर्टिकुलर मध्य प्रदेश नहीं है। तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज अ प्रोसेस। मैं अगर ऐसे बोलूं तो गवर्नेंस जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। गवर्नेंस एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड, दोनों ही बातें इसमें आएंगी। ये वो प्रोसेस है जो डिसीजन मेकिंग आपने डिसाइड किया, पहले पॉलिसी मेकिंग की डिसाइड किया, अब उसमें या तो इम्प्लीमेंटेशन होगा या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बोथ द प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड इन द गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस में क्या होगा? जिसमें हो रहा होगा इम्प्लीमेंट, तभी एक गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट, तभी एक गवर्नेंस गुड गवर्नेंट है, गवर्नेंस है और एक गवर्नमेंट ठीक से डिलीवर कर पा रही है वो चीज। गवर्नेंस का यूज बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस। हर स्तर पे गवर्नेंस होगी क्योंकि हर स्तर पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, हर स्तर पे आपका पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराया जा रहा है या फिर नहीं हो पा रही पॉलिसी, क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंट। दैट इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट क्राइटेरिया। तो गुड गवर्नेंस होगा, इट रेफर्स टू एन एनवायरमेंट, ऐसा माहौल जिसमें सिटीजन्स irrespective of their class, creed, community, gender, they can develop to their full potential. अगर ऐसी गवर्नेंस होगी जहाँ पे पॉलिसीज का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी अपने पोटेंशियल तक जाके पूरा होगा डेफिनेटली। He is happy in the happiness of his people. He considers his welfare in their welfare. अब सुनिएगा ये किसने किसके बारे में कहा। He doesn't consider that which makes him happy. मतलब सिर्फ अपनी खुशी के बारे में जो नहीं सोचता है। And but whatever makes the people happy, that is the best. ये कहा था चाणक्य ने, कौटिल्य ने, to define the concept of the good governance. ये बहुत ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हैं, आप डेफिनेटली इनको कोट करके आइएगा, इनको नोट कीजिए आप। जो गवर्नमेंट है वहां पे वेलफेयर और हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, कल्याणकारी राज्य की जो बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो सर्वोपरि है, वो कहलाएगी आपकी
गुड गवर्नेंस। पर्पस क्या है, क्या पर्पस होगा किसी अच्छी गवर्नेंस का? भाई पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट पब्लिक तक पहुंचे। पब्लिक वेलफेयर स्कीम बनाना नहीं है ऑब्जेक्टिव गुड गवर्नेंस का, ध्यान दीजिएगा इस चीज में। पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं, उनके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, टू द डिजर्विंग पीपल, टू द एक्सप्लॉइटेड, टू द हेल्पलेस, टू द वीकर सेक्शंस, और ट्रांसपेरेंसी लाना इन द गवर्नमेंट वर्क इंक्लूडिंग स्कीम्स अंडर गुड गवर्नेंस। स्कीम बनाना तो देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका सही डिलीवरेंस कहलाता है आपका सुशासन, गुड गवर्नेंस। अब 1992 में एक रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक की, वहां पे डिफाइन किया गया गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को। तो आप एक चीज यहाँ पे वो नोट कर सकते हैं, 1992 की एक रिपोर्ट आई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये टाइटल था रिपोर्ट का। यहां पे कहा गया द मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। यहां पे गुड गवर्नेंस को इस हिसाब से डिफाइन किया गया। गुड गवर्नेंस के 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो यूनाइटेड नेशंस ने डेवलप किए हैं, वो क्या क्या हैं आप देख लीजिए। एक तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना के आ सकते हैं छोटा सा, और फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस कंसेंसस ओरिएंटेड होगी, पार्टिसिपेटरी होगी, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगी, इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, अकाउंटेबल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, रिस्पॉन्सिव होगी, रिएक्शनरी नहीं होगी, इक्विटेबल होगी और इंक्लूसिव होगी। अब इनका मतलब क्या क्या है भाई? करप्शन जहां पे सबसे कम है, माइनॉरिटीज की आवाज को दबाया नहीं जा रहा है, जो कंट्री के सबसे वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उनको सुना जा रहा है, दे आर बीइंग हर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट इज द गवर्नमेंट व्हिच इज डिलीवरिंग द गुड गवर्नेंस। रिस्पॉन्सिव है टू द प्रेजेंट, नॉट ओनली टू प्रेजेंट, बट इट इज फोरसीइंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ द जनरेशंस, इट इज इंक्लूसिव, इट इज सस्टेनेबल, वो होगी आपकी गुड गवर्नेंस। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है? तो अब इन सब का तो मतलब हम एक एक करके देख ही लेंगे। तो एक तो ये वर्ल्ड बैंक वाली डेफिनेशन जो मैंने डिक्टेट करी 1992, सब रिवाइज करते चलो पीछे पीछे। चाणक्य का आपको डेफिनेटली डालना चाहिए, उससे एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाता है, ठीक है? तो ये आपका गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीजें इंक्लूड आपको करके जरूर आनी है, ठीक है जी? तो पहला आपका हो जाएगा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? जो लोग हैं, पीपल शुड बी एबल टू वॉइस देयर ओन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन देने में वो आवाज उठा सके थ्रू लेजिटिमेट इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशंस और रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें मेन, विमेन, वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शंस सब हो सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। गलत कह रही हूं? ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। सबसे जो निचला वर्ग भी कंसिडर किया जा रहा है बाय द सोसाइटी, वो भी अपनी आवाज पहुंचा पा रहा है थ्रू लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस और रिप्रेजेंटेटिव, वो है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है, लीगल जो फ्रेमवर्क है वो एनफोर्स हो रहा है इम्पार्शली, स्पेशली ऑन ह्यूमन राइट लॉज। गुड गवर्नेंस का मतलब है फेयर लीगल फ्रेमवर्क जो कि फेयरली इंप्लीमेंट हो रहा है, पूरा प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स का, माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। इम्पार्शियल एनफोर्समेंट ऑफ लॉज के लिए क्या जरूरी होता है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पार्शियल और जो करप्ट नहीं हो ऐसी पुलिस फोर्स, ठीक है? मतलब आपको पता होगा विदाउट द रूल ऑफ लॉ पॉलिटिक्स विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मत्स्य न्याय। आप ये तो बड़े आजकल सीरीज वीरीज देख रही है दुनिया, मत्स्य न्याय तो सबको पता होगा आजकल क्या होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ तो मत्स्य न्याय आ जाएगा। मत्स्य न्याय क्या होता है? सुना है किसी ने ये टर्म? मत्स्य न्याय होता है लॉ ऑफ फिश, जिसमें होता है जो स्ट्रांग होता है वो कमजोर के ऊपर राज करता है, स्ट्रांग प्रिवेल्स ओवर द वीक। ये होता है आपका मत्स्य न्याय, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होगी पब्लिक को, इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो इजीली अंडरस्टैंड हो पा रही होगी। इट मींस फ्री मीडिया एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, डायरेक्टली एक्सेसिबल है, कंट्रोल नहीं है मीडिया पे, एंड पीपल शुड हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन।
अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होगी। गुड गवर्नेंस में क्या होगा? गुड गवर्नेंस का एम है बेटरमेंट ऑफ पीपल, है ना, और बेटरमेंट ऑफ पीपल नहीं हो सकता अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है। बेटरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, आप ये लाइन लिख सकते हैं। गुड गवर्नेंस में institutions and processes they strive to serve all stakeholders within a reasonable time frame, whether they are government institutions, private sector, civic organizations, they all must be held accountable to public and the institutional stakeholders, तभी उनका betterment हो सकता है। ठीक है जी। Then the government should be responsive, मतलब कि institutions हैं, जो processes हैं, वो सारे stakeholders को serve कर रहे हैं। Good governance requires that the institutions and processes strive to serve all stakeholders within a reasonable time frame. फिर आपका आता है consensus oriented government, जो है वो consensus oriented होगी। देखिए consensus oriented decision making क्या होती है? It ensures that even if everyone does not achieve what they want to the fullest, a common minimum can be achieved by everyone which will not be detrimental to anyone। मतलब वो मीडिएट करता है बीच में जो डिफरिंग इंटरेस्ट है सोसाइटी के। देखिए सबके अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, टू मीट द ब्रॉड कंसेंसस, एक ब्रॉड कंसेंसस तो एटलीस्ट मीट हो ही हो। यहाँ पे कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि सबकी बात ली जाएगी, सबकी सलाह ली जाएगी, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। गुड गवर्नेंस का मतलब है मीडिएशन होना ऑफ वेरियस इंटरेस्ट इन सोसाइटी इन ऑर्डर टू रीच अ सोसाइटी वाइड कंसेंसस, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक ब्रॉड कंसेंसस। चलो आप सबको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे, सब अपने अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन एक मोटा मोटा एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाँ सब इस पे अग्री कर रहे हैं, जो बेस्ट इंटरेस्ट में है होल कम्युनिटी के, और ये कैसे अचीव हो। तो इसका मतलब इट मीडिएट्स बिटवीन द डिफरेंट इंटरेस्ट्स टू मीट द ब्रॉड कंसेंसस ऑन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो याद रखिएगा इस चीज को, खासकर कंसेंसस ओरिएंटेड वाले पॉइंट को। इक्विटी होगी और इंक्लूसिवनेस होगी। देखिए गुड गवर्नेंस बात करती है इगैलिटेरियन सोसाइटी की, जो दूसरों का भला चाहती है, ऐसी सोसाइटी। इगैलिटेरियन वो सोसाइटी होती है जो सबका भला सोचती है। लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की और फिर मेंटेन करने की। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, जितने प्रोसेसेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोड्यूस करें आउटकम्स दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हाइल मीटिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के, उनको इफेक्टिवली यूज करना चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। जो कंसेप्ट है एफिशिएंसी का बात करें तो वो गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसा है? दैट इज दैट गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सस्टेनेबल यूज, कि भाई अभी प्रेजेंट नीड्स को देखते हुए फ्यूचर नीड्स ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए नेचुरल रिसोर्सेज का। और देखिए एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है वो डेफिनेटली आएगा इफ अ गवर्नमेंट इज गुड, इफ अ गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल। हो गया, क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे रेफरेंसेस जो हैं गुड गवर्नेंस के, कुछ मैं आपको रेफरेंसेस बता देती हूँ अलग से, आप लिख सकते हैं इसको। एक तो आप कोट कर सकते हैं भागवत गीता। भागवत गीता में बहुत से क्यूज मिलते हैं हमें गुड गवर्नेंस के, लीडरशिप के, ड्यूटीफुलनेस के, सेल्फ रियलाइजेशन के, जो री इंटरप्रेट हुए हैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में। देखिए भगवत गीता में तो जिंदगी का सार मिलता है वैसे, लेकिन आप भगवत गीता को डेफिनेटली ऐसी जगहों पे कोट कर सकते हैं। सेकंड आप कोट कर सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, ये लिखते रहिए प्लीज, क्योंकि ये आप बहुत सारे आंसर्स में कोट कर सकते हैं। वेलफेयर जो है ना वो पैरामाउंट कंसिडर किया जाता था इन द रोल ऑफ किंग। तो महात्मा गांधी ने एम्फसाइज किया था सुराज, जिसका मतलब था, आप एक और चीज यहाँ पे कोट कर सकते हैं, महात्मा M.K. गांधी। ठीक है, यहाँ पे आप सुराज, सुशासन होता है ना, ये उसी का है मतलब, सुराज कोट किया था महात्मा गांधी ने, जिसका मतलब होता है गुड गवर्नेंस। इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर गवर्नेंस जो है इंपॉर्टेंस उसका क्लियरली इंस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब वो गुड गवर्नेंस दे रही है। ये सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आप डेफिनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोट इसको कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs आपको याद होने चाहिए। SDG कौन सा है जो गुड गवर्नेंस से डील करता है, बताओ मुझे। गोल नंबर 16
गोल नंबर 16 कहता है कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए गवर्नेंस में, इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन, राइट्स, सिक्योरिटी, इस सब की बात कौन सा करता है? एसडीजी 16 करता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा चलो डेफिनेशन तो एक दो ही बहुत है, मैं ज्यादा बताऊंगी तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये आपने 8 पॉइंट्स देख लिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लिया आपने जो आप कोट कर सकते हैं। एसडीजी जरूर लिख के आइए। हाँ, जैसे अब डायरी आपकी, उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, ये सब लिख के एसडीजी और नोट कर लीजिए, उसमें सारे के सारे आपको एसडीजी याद होने चाहिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। चलो अब आता है आपका जो इनिशिएटिव्स लिए गए गुड गवर्नेंस के यूपी के लिए, वो क्या क्या है। पहला, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप जानते हो इंडिया जो है, आप ये लिख सकते हो, इंडिया पार्टी है टू दी आईसीसीपीआर। आईसीसीपीआर ये क्या है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इंडिया का ऑब्लिगेशन है कि गारंटी करे सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन एज पर आर्टिकल है 19 आईसीसीपीआर का आर्टिकल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो इससे जो है आरटीआई एक्ट आया 2005 का, इसके कोहेरेंस में, ठीक है, जिसने काफी सिग्निफिकेंट शिफ्ट करा इंडियन डेमोक्रेसी में। ज्यादा एक्सेस मिला सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन का। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो सारी ऊपर चीजें लिखी ना, उन कीवर्ड्स को बार बार यहाँ पे लिखना। आंसर में एक फ्लो होना चाहिए, याद रखना इस चीज को। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विच इन टर्न्स मेक गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव, मैंने बताया ना, टू ग्रेटर कम्युनिटी नीड्स। ये जरूर लिख के आना आपको। और ये लिख के आना आप, ये आर्टिकल 19 मत लिख के आना, सिर्फ ये लिख के आना, India being a party to ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. So India is under an international obligation, and then the states are under the national obligation. जब सेंटर ने ICCPR साइन कर रखा है, तो सारे स्टेट्स फॉलो करेंगे, तभी तो सेंटर का ये साइन करना कुछ यूटिलिटी वाला होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आरटीआई एक्ट 2005 गवर्नमेंट ने इनैक्ट करा। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। डेफिनेटली लिखिए इसको, थ्रू किसके अंडर? आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर, ठीक है, हायरार्की चल रही है ये। और उससे हमें गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाने में, ओपननेस क्रिएट करने में, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। ये लिख के आना आपको। फिर आता है आपका ई गवर्नेंस। क्या 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 इनिशिएटिव्स ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो हैं लिए गए, तो उनमें से एक है ई गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस का ही इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या होता है? इट इफेक्टिवली प्रोवाइड्स फॉर बेटर गवर्नेंस, प्रोग्राम, सर्विसेज इन द एरा ऑफ, आप जानते हैं आईसीटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, हम भी तो इसी के थ्रू मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, जो प्रोवाइड करता है नई अपॉर्चुनिटीज फॉर रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। ई गवर्नेंस का डायरेक्ट इंपैक्ट रहा है सिटीजन्स पे, हु रिसीव्स बेनिफिट्स थ्रू डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस विद द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। याद रहेगा, आपको पता होगा नेशनल लेवल पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो ई गवर्नेंस के अंडर लॉन्च्ड है, वो है प्रगति, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये सुना होगा हर एक ने, नहीं सुना है तो पढ़ाई ठीक नहीं चल रही। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। फिर डिजिटल इंडिया है, MCA 21 है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है, उसकी डिलीवरी इंक्रीज करने के लिए, अभी मैंने नेशनल वाले बता रही हूँ, पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, ये सब हैं। अब कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने to make government services accessible to the citizens in their area and to ensure, देखो फिर से ये देखो कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबल कॉस्ट, ये सारी बातें लिख के आनी है। देखो ये आंसर, ये वाली लाइंस पिक करो, रट्टा मारो इनका और पेपर पे लिखो, सीधी सी बात है। तो ये जो है अपने आप से एब्जॉर्ब करने लग जाओगे इन चीजों को, ठीक है जी। और एक वो लिख लो लाइन, फोकस किस पे है, कहीं भी इंट्रोडक्शन में या फिर उसमें लिख सकते हो कंक्लूजन में, फोकस होना चाहिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम क्या तो बता दोगे, गवर्नेंस। ये टैगलाइन बना लो। तो अब ये जो सारे के सारे प्रोग्राम हैं, इसमें है आपका लोकवाणी। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ऑनलाइन फैसिलिटी देती है फॉर लोकवाणी, मतलब से पता चल रहा होगा ना, लोगों की वाणी, जो लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, परेशानियां हैं, जैसे सिंगल विंडो सर्विसेज हैं, इसमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, इन चीजों के लिए बंदा बड़ा परेशान होता है। इन चीजों को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट, स्मूथ, ओपन, ये सारे वर्ड्स झोंक आना, बस समझ गए। फिर जन सुनवाई या समाधान पोर्टल, नाम से पता चल रहा है ये, लेकिन ये नाम से पता चल रहा है, लिख देंगे
जन सुनवाई, लोगों के लिए सुनना, फॉर द पीपल्स इंटरेस्ट, ऐसे नहीं लिखना आपको। इंटीग्रेटेड एंड रॉबस्ट सिस्टम, ये 2-3 वर्ड याद कर लो। For grievance redressal of citizens to achieve the goal of good governance by using latest technology involving all the stakeholders. How beautiful it is. देख रहे हो? Recently एंटी लैंड माफिया पोर्टल, एंटी करप्शन पोर्टल, ये सब भी ऐड हो गए हैं जो है पब्लिक हियरिंग पोर्टल पे। तो आप लिख सकते हो इसमें और पोर्टल्स ऐड करते चले जाओ। फिर है आपकी कोशवाणी। कोश किससे रिलेटेड होगा? कुछ पैसों से रिलेटेड होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मेंटेन करता है, सुपरवाइज करता है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑफ द स्टेट, एंड इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। ये कंट्रोल करता है फाइनेंशियल कंट्रोल अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर। जन सुविधा केंद्र, ये तो पता ही होगा, कभी ना कभी तो गए होंगे आधार कार्ड वगैरह चेंज कराने के लिए, कुछ कराने के लिए। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि स्पीडी और क्वालिटेटिव रिड्रेसल हो जाए पब्लिक ग्रीवेंसेस का, क्विक रिस्पॉन्स हो, कॉस्ट लेबर सेविंग हो, रेडिली अवेलेबल हो, 24 घंटे 7 दिन एक्सेसिबल रहे। जैसे कि आपको आधार अप्लाई करना है, पैन कार्ड है, यूटिलिटीज वगैरह की पेमेंट करनी है ऑनलाइन, एफआईआर ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल्स, ये सब भैया अपना ऑनलाइन ही करके निपटा लो मामले को, ठीक है ना, जाना ना पड़े। आजकल ऑनलाइन का जमाना चल रहा है और बढ़िया जमाना है, इस जमाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह करते रहे बस, तो बैठ के सब मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो, सृष्टि इंफॉर्मेशन जितनी भी है पीडब्ल्यूडी रोड्स की वो अवेलेबल रहेगी इस अकेले प्लेटफॉर्म पे। नेटवर्क प्लानिंग, रिपेयर, एडवांस प्लानिंग पीडब्ल्यूडी रोड्स की आसान रहेगी अगर ऐसा हो जाए तो। 2,90,000 किलोमीटर्स का डेटा इस पे पूरा अवेलेबल है। यूपी भूलेख पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो देखते चलो बस। इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी लैंड, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, जो है भाई ओनर्स हैं या पोटेंशियल बायर्स हैं, वो सब इस पे मिलेगा आपका। ये इनकी वेबसाइट है, आप लोगों में से किसी को खरीदनी हो जमीन वमीन, यहाँ जाके देख लेना, एनआईसी ने डेवलप किया है। जितनी भी तहसील्स हैं उत्तर प्रदेश में, दे हैव अपलोडेड द लैंड रिकॉर्ड्स अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, अंडर हटा लो एक, ऑन दिस वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ विलेज, तालुका नेम, खसरा, अकाउंट एंड खतौनी नंबर। उसको पता होगा ना खसरा खतौनी नंबर, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा क्या होता है। Similarly, the details of residential plots, it can also be obtained anywhere through internet from the website of Stamp and Registration Department at this. इस पे आप अपने प्लॉट बेच लो, खरीद लो, यहाँ पे जमीनें खरीद लो, बेच लो, ठीक है जी। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। फिर है आपकी माई गवर्नमेंट यूपी, ये एक है जिसमें आपका लिंक स्टैब्लिश होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस फॉर बेटर गवर्नेंस। ये पोर्टल है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जितने भी सिटीजंस हैं, अलग अलग स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में उनके ओपिनियन कलेक्ट करते हैं। पोल्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, क्विज नहीं सॉल्व करते हो आप, फिर पटाखे फूटते हैं, कितना मजा आता है उसमें जब आंसर ठीक होता है। करते हो कि नहीं करते हो सॉल्व। फिर आपका डिजी लॉकर, इसमें क्या होगा भाई, सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टली कभी भी एक्सेस अपने डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हो। प्रगति आ गया ना, मैंने क्या कहा था आपसे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2015। इट्स अ मल्टीपर्पज एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड टू मॉनिटर एंड रिव्यू स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स। माइन मित्र पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बड़ा इस बार न्यूज में था। ये पोर्टल जो है ये काम करता है एज अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर वेरियस प्रोसेसेस लिंक्ड विद द माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको मतलब जैसे प्रोसेसेस हैं, एप्लीकेशन है परमिट्स के लिए, लीज के लिए, जो माइनिंग स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पे अपना डाल सकते हैं। मोबाइल सर्विसेज हैं कुछ जैसे कि उमंग, ये प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टू पीपल थ्रू देयर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स बाय मींस ऑफ अ सिंगल एप्लीकेशन वेब पोर्टल। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं अबाउट 9 डिपार्टमेंट्स की इस पे, और वो आप इससे अवेल कर सकते हो। और ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। फिर आते हैं आपके लीगल रिफॉर्म्स। हेडिंग्स यही यूज करने हैं, डेटा अपना थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। लीगल रिफॉर्म्स में बेसिकली क्या होगा, जो पुराने रूल्स हैं, पुराने लॉज हैं जो ऑब्सोलीट हैं, उनको स्क्रैप किया जा रहा है ऑन नेशनल एंड स्टेट लेवल, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो। तो इसमें क्रिमिनल जस्टिस, प्रोसीजरल लॉज और इन सब पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और इसमें बात हो रही है प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन की भी। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है सबके लिए, मैंने आपको मतलब समझाया कि लीगल रिफॉर्म्स में किस तरह के रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के लिए आप जानते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम स्टार्ट हो गया है 7 सिटीज में।
लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर हो गई है, वो 100 नंबर पे फोन नहीं होगा, अब 112 नंबर पे फोन होगा। ये लॉन्च हो गया है टू प्रोवाइड इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, मेडिकल, फायर, डिजास्टर, विमेन एड, रेलवे पुलिस। कंट्री का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखा सब करंट अफेयर यही रिवाइज हो जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है डिजिटल वॉलंटियर्स सारे पुलिस स्टेशंस में, जो जिसका मतलब होता है जो ये फालतू के रूमर्स नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल पड़ी है जो, इसको थोड़ा उसका रोकथाम करना। इफेक्टिव और प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है बाय यूपी पुलिस अगेंस्ट क्रिमिनल्स अंडर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है योगी जी की, आप जानते हैं। हैसल फ्री एफआईआर सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है थ्रू यूपी कॉप। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और अब सिटीजन्स जो हैं वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, छोटे छोटे जैसे कुछ खो गया, कुछ चोरी हो गया, इसके लिए पुलिस के पास ना जाके आप यहीं पे कर दीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराना है टेनेंट का, कोई किराएदार है आपका, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जॉब्स के लिए या फिर परमिशन चाहिए प्रोसेशंस के लिए, स्ट्राइक्स के लिए, तो आप थाना ना जाके डायरेक्ट घर पे खाना खाते हुए ये सब कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने टॉप स्पॉट ग्रैब किया है फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। भैया इतना अच्छा डेटा लाते हैं हम आपके लिए, वाह। फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर इन 2022 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, और आप लोग लिख के आइए प्लीज इसको। Using the portal, officials keep a track on the speedy disposal of cases and they ensure that the witnesses are informed about their day of appearance in court. Government advocates and other concerned are provided relevant information in advance to help prosecution prepare strong case to ensure conviction. तो ये सब किस लिए हो रहा है? टाइम ना वेस्ट हो चक्कर वक्कर लगाने के लिए, बल्कि केस मजबूती से पेश किया जाए, इसलिए हो रही हैं ये सब चीजें, ठीक है जी। तो लीगल रिफॉर्म्स में ये सारे रिफॉर्म्स लिए गए, बढ़िया रिफॉर्म्स हैं, पढ़ के जाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बड़ी बात होती है इसकी। अब इसमें आप इंडेक्स का डेटा लेटेस्ट जो भी रेलिवेंट होगा वो देख के जाएंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का डेटा देख के जाएंगे, यूपी की रैंक, हर एक की रैंक। ये मेरी बताने की बातें नहीं है, ये बिल्कुल ऑब्वियस बातें हैं, ठीक है जी। स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत सारे लॉज हैं जो इम्प्रूव करें इकोसिस्टम, बिजनेस एनवायरनमेंट का, पॉलिसीज का, जैसे कि बहुत अच्छा एनफोर्समेंट हो रहा है किसका, बैंक्रप्सी कोड का, जीएसटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उत्तर प्रदेश जो है वो इंक्लूडेड है इन द हाईएस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री, ये आप लिख सकते हैं। इसमें आप मेक इन इंडिया, एक तो जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स लिख के आओ, ठीक है। एक मेक इन इंडिया में कैसा काम हो रहा है वो देखाओ। मेक इन यूपी लिख सकते हो इसमें, पिछली बार ऐसा नहीं है कि पिछले लेक्चर्स में से यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है इस दिशा में, बस मुझे इतना बताओ, ठीक है। तो ये जरूर देख के आ सकते हो। फिर आता है आपका एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। आपको पता है ये एडीपी लॉन्च हुआ था 2018 में, कि जो लोगों की लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो लेस डेवलप्ड रीजन्स में रह रही है दुनिया, उनको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सिटी की तरह पे उभर के आए वो। तो जो ये प्रोग्राम है, इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, फिजिकल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें इंटीग्रेट की गई हैं जून, और आप मुझे लेटेस्ट डेटा से 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम कमेंट करके बताएंगे। थोड़ी तो मेहनत कर लो। मेहनत क्या करनी है, फोन उठा के नेट पे सर्च करके बताना है मेरे को, मैं भी बताती रहूंगी, तो फायदा क्या होगा उसका, कुछ नहीं फायदा होगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, एक तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स नोट करो, रुक जाओ जरा, कहाँ बताऊं, पेज की कमी है, धैर्य बनाए रखें बस। देखो एक आध चीज जो लिख सकते हो, मैंने क्या क्या बताई। एक तो लिख सकते हो गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था आपका 25 दिसंबर, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे 25 दिसंबर 2019 में। एक तो इसका लिख सकते हो। एक लिख सकते हो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। अच्छा, इसके साथ साथ कहाँ गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये जो लीगल रिफॉर्म्स हैं, इसके साथ साथ आप लिख सकते हो पुलिस रिफॉर्म्स भी, इसी के अंदर आ जाएगा। लीगल रिफॉर्म्स के अंदर ही स्लैश करके इसको पुलिस रिफॉर्म्स भी बना सकते हो आप, हेडिंग एक, ठीक है जी। मॉडल पुलिस एक्ट है ना 2015 का, उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ रही है, एफआईआर, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। एक आप लिख सकते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये यहाँ पे जरूर लिख सकते हो आप, ये लिखना ही लिखना है ना। यूपी के संदर्भ में भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे उत्तर प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया, नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया,
और इसी की वजह से आप जानते हो 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या करा था, टैक्स डिवोल्यूशन को पूल, जो स्टेट्स को पूल मिलना है उसको 42% करा, और 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना कर दिया है, 41%। पिछले लेक्चर में बताया था, वो चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। अपने आप दिमाग लगना चाहिए आपका, ये सारी चीजें अपने आप से दिमाग में आनी चाहिए। दिमाग इस तरीके से खुल के काम करेगा ना, तो भाई देखो फिर खुल के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी जितनी मैंने चीजें बताई हैं ये लिख के आना। लेटेस्ट डेटा प्लीज, एक तो 8 ये वाली सिटीज बता दो मेरे को जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड है, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में लेटेस्ट में यूपी की रैंक कितनी है ये बता दो मुझे। वो डेटा लिख सकते हो आप। ये आप चैलेंजेस में भी लिख सकते हो कि भाई अभी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे अच्छी रैंक आ जाएगी, क्या बात होगी इसमें। ठीक है, चैलेंजेस, अब जाहिर सी बात है इतना बड़ी बड़ी बातें कर ली तो फिर अब चुनौतियां भी आएंगी कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी। चैलेंजेस जो हैं, जो रास्ते में आ रही हैं गुड गवर्नेंस के, वो हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पूरा अपने आप में मेंस का एक टॉपिक है ये, जिसको आप यहाँ पे छोटा करके लिख सकते हो। भाई क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, नेक्सस बन रहा है पूरा किस किस के बीच में, पॉलिटिशियंस के, सिविल सर्वेंट्स के, बिजनेस हाउसेस के, जिसकी वजह से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, जब पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हिंड्रेंस आएगी तो गवर्नेंस में भी हिंड्रेंस आएगी ही आएगी। सो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आप जानते हैं एडीआर जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 39% जो टोटल एमएलएज हैं असेंबली के, जो 2022 में असेंबली फॉर्म हुई है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। तो बताओ कितनी गलत बात है, नेता बनेंगे। ठीक है, दूसरा एक और है प्रॉब्लमैटिक एरिया, वो है करप्शन। करप्शन जो है मेजर ऑब्स्टिकल है क्वालिटी ऑफ गुड गवर्नेंस में, हिंड्रेंस है ये। ह्यूमन ग्रीड जो है दैट इज द ऑब्वियस ड्राइवर ऑफ करप्शन। जो स्ट्रक्चरल इंसेंटिव्स हैं और पुअर एनफोर्समेंट है सिस्टम का टू पनिश द करप्ट, उसने कंट्रीब्यूट किया है टू द राइजिंग कर्व ऑफ ग्राफ्ट इन इंडिया। ये जरूर लिख के आओगे आप लोग। और एक आप इसमें लिख सकते हो, यूपी की स्पेसिफिक तो रैंक नहीं मिलेगी क्योंकि करप्शन का ऐसा कोई इंडेक्स तो यहाँ का है नहीं। आप इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज होता है, उसमें आप इंडिया की रैंक लिख के ही बता सकते हो कि जब इंडिया की इतनी बुरी हालत है तो वो किसकी वजह से है, वो सारे स्टेट्स की वजह से है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये इंक्लूड कर देना लेटेस्ट, याद रखते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है जी। फिर आता है आपका जेंडर डिस्पैरिटी, ये तो बड़ी समस्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अनलेस द कंडीशन ऑफ द विमेन इज इम्प्रूव्ड इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ वर्ल्ड वेलफेयर। सोचिए, जैसे एक चिड़िया नहीं उड़ सकती एक पंख से, ऐसे ही जब तक जो फीमेल्स हैं उनकी कंडीशन नहीं इंप्रूव होती है, देश नहीं उड़ सकता, याद रखिएगा। ठीक है, विमेन आप जानते हैं 50% पॉपुलेशन देश की लेडीज हैं, और वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या फिर बाकी के अलाइड सेक्टर्स में। तो गुड गवर्नेंस को एंश्योर करने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में 7% है केवल विमेन पार्टिसिपेशन। बताइए क्या ये ना के बराबर है? फिर राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, ये बहुत चल रहा है आजकल। वायलेंस बढ़ती जा रही है, लोगों में सहन शक्ति कम हो रही है, लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतने परेशान हैं, कमेंट्स लिखते रहते हैं उल्टे सीधे। बताओ बैठे कोई काम नहीं है, ट्रोलिंग होती है, हेटर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा पता नहीं। मेडिटेशन योगा करो भाई, सही रहेगा मैटर, एकदम हंसते रहा करो। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें अगर गुड गवर्नेंस की, तो पीस एंड ऑर्डर जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट। ये तो हर कोई कहता है, पर्सनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट दिमाग शांत से होता है बस। बट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों के अगेंस्ट अपराध हैं यार, बताओ कमाल हो गया। ठीक है, फिर जस्टिस जो है दैट इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड ऑन टाइम, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन इतने फैक्टर्स हैं, आप देखो जरा कितने केसेस हैं जो पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में, हेड बेंच में, लखनऊ बेंच में देखो कितने पेंडिंग हैं। ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक डेटा छोटा सा बना लो, साइड में पॉइंट बना लो। इतना फायदा मिलेगा ना इस मेहनत का कि सारी चीजें सर्च करी कराई यहाँ पे मिल रही हैं, छुटपुट सर्च करना है वो कर लो भाई सर्च, नहीं तो हमारा क्या, हम तो बता ही देंगे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, ये काम तो बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आप जानते होंगे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ये जो
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना, ये इन मार्जिनलाइज्ड सोशली बैकवर्ड लोगों को मेन स्ट्रीम प्रोसेस में डेवलपमेंट के नहीं ला पा रहे हैं, दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। ठीक है ना, जो सोशली बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, दे हैव ऑलवेज बीन मार्जिनलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और एक बात और आप इसमें ऐड कर सकते हो, वन पॉइंट यू कैन ऐड हियर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मैंने आपको पंचायती राज में बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट हैं लोअर लेवल्स पे वो तो फंक्शन कर ही नहीं पा रही अच्छे से, बिकॉज दे आर नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। दिस इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर पंचायती राज, जो कि सफर करता है फ्रॉम इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। फंक्शनरीज नहीं है फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड हैं, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से उनको मिले हैं। तो ये चीज आप इंक्लूड करो, पुराने लेक्चर्स की चीजें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यू हैव टू हैव अ फोरसाइट फॉर दिस। आपको अपना दिमाग सारा परतें खोल लेनी है, उसके बाद आंसर लिखना है, और एक आंसर को एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ही ट्रीट करना है। याद रखिए ये चीज। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने पूरा भर भर के बता दिया इसमें। अब आप लोग थोड़ा इंटरलिंकिंग करो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछो कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चलेगा आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, तो सही रहेगा। बहुत मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने के लिए, आप इस चीज को प्लीज वैल्यू करो एंड प्लीज एक्सट्रैक्ट द मोस्ट आउट ऑफ इट। आप ही लोगों के लिए तो बनाए जा रहे हैं वीडियोस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे लोकायुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, जो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है लोकायुक्त। कहीं ना कहीं का कहीं पे कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। सबसे पहले तो लोकायुक्त होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो एक लोकायुक्त जो है ये बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट्री ऑम्बड्समैन है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री ऑम्बड्समैन, ये आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट किया जाता है पावर में हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है। जो लोकायुक्त सिस्टम है ये स्टेट्स में ही अप्लाई होगा, जाहिर सी बात है। तो दिस इज एन एंटी करप्शन। आप ये वाले सारे कीवर्ड्स प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि जो इसमें रह जाता है या कुछ मुझे एक्स्ट्रा बताना है तो मैं वो बता रही हूँ। ऐसे एंटी करप्शन अथॉरिटी है ये। क्लियर? ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है कि लोकायुक्त सिस्टम किसी स्टेट में क्या करे, इज टू मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्रीवेंसेस, एलिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। ये दो इसके पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक चीज आप याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालते हैं तो उससे आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन है बेसिकली लोकायुक्त का वो है ऑम्बड्समैन, और ये ऑम्बड्समैन होता था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। अब मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लूं, कौन सी होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? हैं बताओ, चलो, जो हर इंडेक्स में टॉप पे रहती हैं सारी। तो एआरसी आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट आई 1966-70 की, 1966-70 वाली एआरसी रिपोर्ट आई। इसने कहा, इसने रेकमेंड किया कि एक लोकपाल बनाया जाए। कहां पे? लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। तो ऑलरेडी ये था कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ? 2013 में, पता होगा सबको। बहुत से स्टेट्स ने लॉ पास किया फॉर क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। और ऐसा कौन सा स्टेट था सबसे पहले? द स्टेट वाज महाराष्ट्र 1971 में। यस, द स्टेट वाज महाराष्ट्र जिसने सबसे पहले ये पास किया, एंड इट वाज इन 1971। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ी सी डिटेल्स है, सहलो। ठीक है, अपॉइंटमेंट लोकायुक्त और एक होते हैं उप लोकायुक्त, ये करते हैं गवर्नर साहब किसी भी स्टेट में। जब अपॉइंट हो रहा होता है तो गवर्नर ज्यादातर स्टेट्स में क्या करते हैं, चीफ जस्टिस जो है उस स्टेट के हाई कोर्ट के, उनसे बातचीत करते हैं, और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनकी सलाह ली जाती है। एक चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 5 साल है या फिर 65 साल है। टर्म ऑफ ऑफिस 5 years या फिर
65 years whichever is earlier. अब ये और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है सेकंड टर्म के लिए, एक बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट की बात अगर हम करेंगे तो नो रीअपॉइंटमेंट व्हाट्सोएवर। इस तरीके से है लोकायुक्त आपका। अब अगर आप देखेंगे लोकायुक्त, यूपी के लोकायुक्त का बिल देखें तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त बिल ये पास होता है 1975 में। और 1975 में ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, पहली एआरसी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही इसको पास किया गया था। बिल को एसेंट मिली प्रेसिडेंट की। पहला लोकायुक्त यूपी के कौन थे? ही वॉज जस्टिस श्री विशंबर दयाल। इनका टेन्योर रहा सितंबर 1977 से 1982 तक। और 1960s की बात करें तो अशोक कुमार सेन थे पहले इंडियन जिन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकपाल इन द पार्लियामेंट। एलएम सिंघवी ने वर्ड्स कॉइन किए लोकपाल और लोकायुक्त। पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंडेशंस इशू की 1966 में फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 ऑटोनॉमस बॉडीज बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। मैं आपको ऊपर अभी बता चुकी हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो ये बात रही आपकी लोकायुक्त के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंडिया सेंटर लेवल के हिसाब से देना चाहिए, हिस्टोरिकल जरूर देना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ा लिखा लगता है, अच्छा लगता है बच्चा, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं लोकायुक्त के, इश्यूज वगैरह भी मैं सब बताऊंगी आपको, पहले आप फंक्शंस देख लो। तो सबसे पहले आप देखो फंक्शंस लोकायुक्त के क्या क्या हैं। इस एक्ट के अंडर पब्लिक या सिटीजन्स जो हैं, जो भी है, वो सबमिट कर सकते हैं कंप्लेंट लोकायुक्त को, मतलब शिकायत केंद्र है ये, ठीक है, against the minister, legislature and state government employees and officers relating to corruption and misadministration। तो मतलब जो सरकार कार्यवाही ठीक कर रही है नहीं कर रही, इसके ऊपर भी तो कोई चेक होना चाहिए ना। तो ये वो चेक है जिसके पास आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। 2 types of grievances, complaint and allegation can be presented। भाई ये तो कंप्लेंट है और ये हमारा आरोप है इनके ऊपर, इसको आप दोनों को प्रेजेंट कर सकते हो। कंप्लेंट में कौन से केसेस होंगे? देयर आर द केसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज of public servants after their retirement, while complaints related to misuse of office or corruption by public servants associated with the state government departments are called allegations। मतलब आप पावर का गलत उपयोग कर रहे हो तो that is the allegation। और अगर मान लीजिए आपने अपने पेमेंट नहीं किए, ड्यूज वगैरह, रिटायर हो गए आप, तो वो आपके हैं कंप्लेंट आपके अगेंस्ट, ठीक है। अब अब ऐसा नहीं है कि सब इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ इससे हटे भी हुए हैं। आप कोर्ट्स को ले लीजिए, कोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अकाउंटेंट जनरल, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर या फिर कोई भी डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ ग्राम सभा, सेक्रेटरीट पर्सनल्स, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द वर्क स्कोप ऑफ लोकायुक्त, जो कि एक कमी ही है ऑलरेडी। पहला लोकायुक्त आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 1971 में, और उड़ीसा में ये एक्ट पास हुआ था 1970 में, एक्चुअली उससे पहले, लेकिन इंप्लीमेंट बाद में हुआ था 1983 में। टेन्योर लोकायुक्त का यूपी में देखिए 6 साल है, मैंने आपको बताया मोस्टली 5 साल है, हर स्टेट का अलग अलग है, विच बिकेम 8 years इन मार्च 2012। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो यूपी के बारे में जो डेटा है वो एकदम ठीक कोट करके, क्लियर। अब आप देख लीजिए कुछ इश्यूज, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि कुछ इश्यूज हैं लोकायुक्त की फंक्शनिंग में, वो आप देख सकते हैं। पहला इशू ये मान सकते हैं आप कि कोई क्लियर लेजिस्लेशन नहीं है इसके ऊपर। जो लोकायुक्त और लोकपाल का एक्ट है उसमें सिर्फ एक सेक्शन है लोकायुक्त पे जो कहता है द स्टेट्स मस्ट पास द लोकायुक्त एक्ट विद इन 1 year, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसा मेकअप रहेगा, कैसी पावर्स रहेंगी, कैसे फीचर्स रहेंगे, वो तो है ही नहीं, तभी स्टेट्स अपने हिसाब से कर रही हैं इस चीज को। स्टेट्स ने कंप्लीट ऑटोनॉमी बना रखी है खुद के ऊपर कि कैसे वो लोकायुक्त को अपॉइंट करेंगे, हाउ दे वर्क, अंडर व्हाट कंडीशंस दे सर्व, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ देयर वर्क, व्हाट इज द स्कोप ऑफ देयर वर्क, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स खुद ही डिसाइड कर रही हैं, खुद ही कर रही हैं। फिर एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है रेजोल्यूशन में, जिस काम के लिए ये सेटअप हुए हैं। एक मेजर चैलेंज है ये कि इन्वेस्टिगेशन और रेजोल्यूशन जो कंप्लेंट्स का है वो टाइमली नहीं हो पाता। पहली कोर्ट में इतना बैकलॉग चल रहा है, यहाँ पे और डिले स्टार्ट हो गया, तो फायदा क्या हुआ कि आपने कोई लोकायुक्त बनाया हुआ है या फिर कुछ ऐसी चीजें करी हुई हैं, कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर उस चीज का। अब जो लोकायुक्त है, एक बात और है, ये डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट पे, किस चीज के लिए, फॉर फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब एक पॉइंट और उभर के सामने आता है, दैट इज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। एक बात ये आपकी हो गई क्लियर, ठीक है। तो आपको एंड में ये तो लिख के आना ही पड़ेगा, पहले आपने कुछ चैलेंजेस लिख दिए 2-4, अब आपको फिर इसमें वे फॉरवर्ड भी लिख के आना है। वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे कि स्ट्रेंथन कीजिए आप लोकपाल को और लोकायुक्त, यहाँ पे लोकपाल नहीं लिखना है, लोकायुक्त लिखिएगा बस, ठीक है। स्ट्रेंथन कीजिए इन इंस्टीट्यूशंस को,
स्ट्रेंथन कैसे करेंगे आप? ज्यादा पावर्स दीजिए लोकायुक्त को, पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट ऑल पब्लिक सर्वेंट्स। मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला पॉइंट, ये आपका वे फॉरवर्ड में आएगा। इसमें ऑल पब्लिक सर्वेंट्स लाइए, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, उनको दायरे से बाहर मत रखिए। और एडिक्वेट रिसोर्सेज और स्टाफिंग दीजिए उनको, एडिक्वेट रिसोर्सेज दीजिए उनको, है ना। लोकायुक्त ऑफिसेस जो भी हैं उनमें स्टाफ पूरा हो, रिसोर्सेज हो, वो अपने मैंडेट कैरी आउट कर सकें इफेक्टिवली, ऐसे प्रोविजंस दीजिए आप उनको। और दूसरा, एनहांस करिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। जो आपने गुड गवर्नेंस में वो कीवर्ड्स देखे थे ना, वो सारे यहाँ पे आराम से लगा सकते हो आप। भाई लोकायुक्त को ज्यादा अकाउंटेबल बनाओ, वो रेगुलरली रिपोर्ट्स पब्लिश करे अपनी एक्टिविटीज की, इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टिगेशंस की, आउटकम्स की, इन सब की अपनी रिपोर्ट वो पब्लिश करे लगातार पीरियोडिकली। इससे क्या होगी, इससे चीजें और अकाउंटेबल होंगी और अच्छी होंगी। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये आप अप्लाई कीजिए, तभी तो रिजॉल्व होगा अच्छे से। ठीक है जी, तो ये रही बात जो आपको पता होनी ही चाहिए। और सिलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, किन स्टेट्स के पास है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई हैं, वो सफिशिएंट हैं आपके पेपर के लिए, कोई दिक्कत नहीं आनी। इनसे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत कोई खास नहीं पड़ेगी, इसको अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो, बशर्ते। ठीक है जी, तो आगे बढ़ रहे हैं अब हम सिटीजन चार्टर की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं हम अब अपने सिटीजन चार्टर की तरफ। सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर सुना तो आप लोगों ने सबने होगा, सिटीजन चार्टर क्या होता है? सीसी। सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, फिर डेफिनेशन देख लेना। सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टमैटिक एफर्ट टू फोकस ऑन द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। तो एक इसमें कीवर्ड है, दिस इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट। सिटीजन्स चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट्स, एकदम सलमान खान वाली कमिटमेंट है ये, made by a government organization to the citizens client groups in respect for the services schemes जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज क्या होगा? इंफॉर्मेशन, चॉइस, कंसल्टेशन, ये सब इंक्लूड कर लो, इसमें लिखते जाओ डायरी में। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेसिबिलिटी, ग्रीवियंस रिड्रेसल, कर्टसी, वैल्यू ऑफ मनी, कर्टसी जरूर इसमें लिखना, यही तो नहीं है लोगों में आजकल, वैल्यू ऑफ मनी। ये सारी चीजें ये जो है आपका इम्प्लीमेंट करता है। ये इसके अंदर सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है सिटीजन से, जो कमिटमेंट फुलफिल हो सके, इसमें ये भी आती है। सिटीजन चार्टर में ये भी आता है कि जो सिटीजन्स हैं दे एम्फसाइज ऑन सिटीजन्स बीइंग एज कस्टमर्स, कि पब्लिक सर्विसेज रिस्पॉन्सिव हैं टू द सिटीजन्स, तो सिटीजन्स बीइंग एज कस्टमर्स, यू कैन राइट दीज लाइन्स। और ये कंप्राइज करता है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विजन एंड मिशन। और सिटीजन चार्टर आप जानते हैं लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। एक ये बात आपको जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो तो ध्यान रखने ही रखने हैं, ये वाली चीज और ध्यान रखनी है, दैट इट इज नॉन जस्टिसिएबल बिकॉज इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। इट्स अ कमिटमेंट, इफेक्टिव टूल, क्या 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को ये इंश्योर कराता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड देखो गुड गवर्नेंस, सब कुछ कनेक्टेड है। सिटीजन चार्टर को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, ये आप गुड गवर्नेंस के वे फॉरवर्ड में लिख लेना। समझ में आ रहा है कैसे कैसे इंटरलिंक कर पाओगे अब। तो जो कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर का, इट अराइजेज and it seeks to address the issues that arise when a person interacts with the agencies that deliver public services। जो agencies public services को deliver कर रही हैं, जब आपका उनसे interaction होगा तब ये concept निकल के आता है। So the notion validates the relationship of trust between the service provider and its customers। मैंने आपको क्या बताया, citizen as its customers। Citizen charter, as the name suggests, are needed for the citizens of the country। It helps to strengthen ties between the public and the government while streamlining operations to better serve the demands of the public। ओरिजिन कहाँ से होता है ये बता देती हूँ मैं आपको, लिख सकते हैं आप। This concept of citizen charter in itself was first articulated and implemented in the
यूनाइटेड किंगडम, लंदन में गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी जॉन मेयर की 1991 में। तो इसको आप लिख सकते हैं, सबसे पहले वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ था, नेशनल प्रोग्राम था ये। एक्चुअली इसका सिंपल सा एम था कि कंटिन्यूअसली इम्प्रूव की जाएगी क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज की लोगों के लिए, जिससे कि जो सर्विसेज हैं वो सो दैट जो ये सर्विसेज हैं रिस्पॉन्ड कर पाए टू द नीड्स एंड विशेस ऑफ द पीपल। ये इसके लिए ये करा गया था। और यहाँ पे आप जानते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस है ना, DARPG, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की, वो इसको हैंडल करती है। ठीक है, पब्लिक सर्विस ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इसको हैंडल करता है। ठीक है, और एक इंट्रोड्यूस भी किया गया था राइट ऑफ सिटीजंस फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011, सिटीजन चार्टर, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द सिटीजंस। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर, तो जो ये कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर का, आप जानते हैं ये ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर्स। तो 6 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली जो दिए हुए हैं, वो है क्वालिटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, चॉइस भाई यूजर्स के लिए जहां भी पॉसिबल हो, स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई करें व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, वैल्यू किसका, टैक्स पेयर के मनी का, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंडिविजुअल का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी, और ट्रांसपेरेंसी, आपका रूल्स प्रोसीजर, स्कीम्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल, और इसमें एक और आप इंक्लूड कर लीजिए, दिया नहीं हुआ है इसमें, पार्टिसिपेटिव, 1 2 3 4 5 6 हैं ये, 7वां और है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव किसके लिए रहे, कंसल्टेशन हो और इन्वॉल्वमेंट हो, कंसल्टेशन प्लस इन्वॉल्वमेंट, ये आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बिल्कुल। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी सिटीजन चार्टर के, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंक्रीज करना सिटीजन पार्टिसिपेशन पब्लिक सर्विसेज के डिलीवरेंस में, कम्युनिकेशन का बढ़ना, उसको फॉस्टर कराना बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, स्ट्रीमलाइन करना गवर्नमेंट ऑपरेशंस को टू बेटर सर्व द नीड्स ऑफ द सिटीजंस, स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिक करना, मेजरेबल करना, एक्यूरेट करना, टाइमली करना और रेलिवेंट करना। ठीक है, उस हिसाब से तो स्टैंडर्ड्स होंगे ठीक से। इंफॉर्मेशन और ओपननेस, ये सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज लिख के आइएगा इनको। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज को डिलीवर करना डिपेंड्स ऑन गिविंग पीपल एक्यूरेट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड लोकेशन। चॉइस एंड कंसल्टेशन, जब भी प्रैक्टिकेबल है तो चार्टर को बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट करने चाहिए। कर्टसी और हेल्पफुलनेस, मैंने ऊपर ही बताया था आपको ये। और कंप्लेंट हैंडलिंग जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और सुपीरियर कस्टमर सर्विस जो है इट शुड गो हैंड इन हैंड। तो एक है आपकी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद रखिएगा आप। जो चार्टर्स हैं बेसिकली वो क्या क्या एलिमेंट को कंपोज करेंगे, अगर मैं कहूँ आपसे कि एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो आप उसमें मोटा मोटा ही लिख सकते हैं। विजन और मिशन होना चाहिए स्टेटमेंट का, जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, क्लाइंट्स की डिटेल होनी चाहिए, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी डिटेल होनी चाहिए, क्या ग्रीवेंस रिड्रेस कर रहे हो, मैकेनिज्म क्या यूज कर रहे हो उसके लिए उसकी डिटेल होनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं आपकी क्लाइंट से, इसकी भी पूरी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा इतना। फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप फीचर्स देख सकते हो थोड़े से। ओपननेस और डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, चॉइस और यूजर कंसल्टेशन, कर्टसी और असिस्टेंस भाई सर्विस प्रोवाइड करने में, और प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स। मैंने आपको ये बताया ना, एलिमेंट्स जो हैं सारे इंपॉर्टेंट, वो सारे, और प्लस ये। अब सिटीजन चार्टर की बात करें इंडिया की, तो मैं ये आपको पूरा बता चुकी हूँ। DRPG देखता है इसको, पूरा टास्क है इसका। 1997 से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस अकम्प्लिश हुआ था इंडिया में ओवर द ईयर। और सारी गवर्नमेंट जितनी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रिसीव करती हैं इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू क्रिएट द चार्टर्स एज वेल एज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, है ना, टू हेल्प देम क्रिएट फोकस्ड एंड एफिशिएंट चार्टर्स। ये वाली एक चीज़ है। अब कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी इसके शॉर्टकमिंग्स में। सिटीजन चार्टर जो इंडिया में है उसके शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं, या फिर उसके चैलेंजेस बेसिकली क्या क्या हैं। तो एक तो ये सारे हैं यहाँ पे कि डिले है चार्टर के रूटीन में या फिर टाइमली अमेंडमेंट में। एक आप लिखेंगे पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म की थोड़ी कमी है,
यहाँ पे मैं पीएम लिख रही हूँ, पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म की कमी है, नीचे है वो, ठीक है। मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होगा, सीसी जो है वो फॉर्मुलेट नहीं होता थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, है ना, कटिंग एज स्टाफ नहीं है इनके पास, बस ऐसे ही हो जाता है। पुअर डिजाइन एंड कंटेंट, पुअर डिजाइन एक आप ये इंक्लूड कर लीजिए इसमें, बहुत सारे लिख लीजिए पॉइंट, पुअर डिजाइन, पुअर कंटेंट। इसमें क्या होता है, मीनिंगफुल और ससेंट सीसी नहीं है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का एब्सेंस रहता है, तो एंड यूजर्स जो हैं होल्ड करें एजेंसीज को अकाउंटेबल। एम्प्लॉयज को ज़्यादा अवेयरनेस और ट्रेनिंग नहीं दी जाती है अबाउट सिटीजन चार्टर, ठीक है, और अपडेटेड नहीं है ये, देखो चार्टर का रूटीन या टाइमली अमेंडमेंट तो नॉट प्रॉपर्ली अपडेटेड, इसमें आप ये लिख सकते हो, मतलब इसको वन टाइम एक्सरसाइज बना दिया गया है, फ्रोजन इन टाइम, ऐसे लिख सकते हो। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिख सकते हो आप। मतलब कुछ ही परसेंटेज हैं एंड यूजर्स के जिनको पता है कि कमिटमेंट्स क्या हुए हैं, आप मतलब किसे पता होगा सिटीजन चार्टर में क्या कमिटमेंट्स हैं क्या नहीं है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई गाइडलाइंस नहीं है सर्विस डिलीवरी की, इट इज चैलेंजिंग टू पे सर्विस प्रोवाइडर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप इसमें और लिख सकते हो कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, यूनिफॉर्मिटी है, तो टेंडेंसी टू हैव अ यूनिफॉर्म सीसी सारे ऑफिसेज वगैरह के लिए जो कि नहीं अडॉप्ट किया गया है। मेजरेबल स्टैंडर्ड्स जो डिलीवरी के हैं वो डिफाइंड ही नहीं है, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, सोचो, खुद सोचा करो ना, यहीं पे बैठ के सोचोगे ना तो ज़्यादा दिमाग चलेगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स का इग्नोरेंस है ऑफ द चार्टर्स गाइडिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड की एलिमेंट्स, ये लिख सकते हो। तो दो चार मैंने बताया एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो लिख लेना, ठीक है। अब आता है आपका वे फॉरवर्ड, या फिर मैं कहूँ तो आपसे व्हाट रिफॉर्म्स कैन बी बॉट टू सिटीजन चार्टर टू मेक देम मोर इफेक्टिव। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं सबसे पहले तो कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये लिख सकते हैं आप, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ऐसे करके। इसमें आप ये लिखेंगे कि जो सीसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी होना चाहिए विद द हेड ऑफिस प्रोवाइडिंग ओनली ब्रॉड गाइडलाइंस, सबके लिए सेम नहीं होना चाहिए। पूरी पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करा जाना चाहिए ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कस्टमर्स। लोगों को लर्न करना चाहिए हाउ टू इफेक्टिवली यूज पब्लिक सर्विसेज थ्रू सिटीजन चार्टर। डेटाबेस बनाइए पब्लिक प्रॉब्लम्स का और कंप्लेंट्स का। सिटीजन चार्टर के डिजिटाइजेशन को एनकरेज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनी दीजिए कैंपेन्स को टू रेज अवेयरनेस, और कंसल्ट कीजिए, इंक्लूड कीजिए पब्लिक को, मैंने बताया ना लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। सिटीजन के जो सिटीजन चार्टर है उसके स्पेसिफिकेशंस और ग्रीवेंस प्रोसीजर में इंश्योर कीजिए कि सिटीजन चार्टर जो है इट रिसीव्स द एप्रोप्रिएट पब्लिसिटी एंड मीडिया कैंपेन्स। इसके अलावा आप एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे, पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, नोट करते जाइए, पीरियोडिक इवैल्यूएशन। एक ये लिखिए, एक लिखिए ऑफिसर्स जो हैं उनको रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल बनाइए, और एक लिखिए सिविल सोसाइटी को प्रोसेस में इंक्लूड कीजिए, इंक्लूड सिविल सोसाइटी इन द प्रोसेस। ये सब लिख के आइए आप, तो सही रहेगा, ठीक है। फर्म कमिटमेंट्स बनाइए, फर्म कमिटमेंट्स लिख सकते हैं, फर्म सलमान खान वाले कमिटमेंट्स, है ना। ये सारी जो चीज़ें थी ज़रूरी मैंने आपको बता दी हैं, आप देख सकते हैं। और एक मॉडल है, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडल होता है सेवोत्तम मॉडल, उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सेवोत्तम मॉडल। ये एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें एक्सीलेंस अचीव करने का। तो इसके 3 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। इस मॉड्यूल में आता है सिटीजन चार्टर, एक आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और एक आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। मैंने पुराने लेक्चर में भी ये चीज बताई थी, फॉर सर्विस डिलीवरी। तो ये जो तीनों कंपोनेंट हैं आप इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में, कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लिख सकते हैं। इट्स अ जेनेरिक फ्रेमवर्क, लिख लीजिए जेनेरिक फ्रेमवर्क for achieving excellence in public services. It comprises of 3 modules. Yes, citizen charter, grievance redressal mechanism, capacity building for service delivery. ये आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है जी। मिटा रही हूँ मैं, ये आपका
अच्छा खासा आंसर इससे बन जाएगा। मैंने काफी चीजें करा दी हैं, बहुत है इतनी। अब आता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, आपको पता है आरटीआई एक्ट आया 2005 में, ठीक है। अब हुआ क्या, स्टार्ट कैसे होता है ये? राइट टू इंफॉर्मेशन ने सबसे पहले पावर तब गेन करी जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया ह्यूमन राइट्स का। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का कब आया? 1948 में। तो ये बातचीत ये हुई कि सबको राइट टू सीक रिसीव इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का, ICCPR, वही 1966 वाला। उसमें भी ये बात आई कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू सीक, टू इम्पार्ट द आइडियाज ऑफ ऑल काइंड्स। ये सारी बात आई। अब एक कोटेशन लिख सकते हैं आप, थॉमस जेफरसन का कोटेशन है, बहुत फेमस, मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे। ये 2-4 बस सजावट के सामान तैयार कर लिए ना तो आंसर बहुत अच्छा होता है। इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। चेक कर लीजिए आप, मेरे हिसाब से तो यही है, ये मुझे याद आई तो मैंने बता दी। इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। अब मेरी राइटिंग पे यहाँ पे आपको जरूर कमेंट करेंगे आप लोग, तो मैं मिटा ही रही हूँ उसको। इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने ये बात कही थी, तो आप ये लिख सकते हैं इसमें। अब इंडिया में बेसिकली आरटीआई लॉ का स्टार्ट होता है 1986 में। इंडिया की बात हो रही है। अब बैकग्राउंड बता दिया मैंने आपको। जजमेंट आया एक मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस, लिख सकते हैं आप इसको। कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस आया, जिसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्लियरली इंप्लाई करता है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब इसी में निहित है ये राइट। और एज विदाउट इन्फॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो यूज ही नहीं हो सकता। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस बात का? तो ये बात तब की गई, क्लियर हो गई। अब उत्तर प्रदेश, अब आपको पता होगा इसमें पब्लिक अथॉरिटी ये सब आता है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिटीजन्स को एम्पावर करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना। अब इतना गवर्नेंस वगैरह पढ़ के तो इसमें तो लिख लोगे थोड़ा बहुत। करप्शन को एलिमिनेट करना, पार्टिसिपेशन बढ़ाना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, अवेयरनेस लाना, ये सारी चीजें लिख लोगे। रीजंस क्या रहे होंगे इन्फॉर्मेशन एक्ट के अडॉप्शन के लिए? करप्शन स्कैंडल्स बहुत बढ़ रहे थे, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ रहा था, एक्टिविज्म बढ़ रहा था, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब बहुत हो रहा था, और मॉडर्नाइजेशन हो रहा था इन्फॉर्मेशन का और सोसाइटी का। इसलिए ये आना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। इतनी बात रही ये। अब उत्तर प्रदेश इन्फॉर्मेशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो सेक्शन 27 जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उससे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। इसके थ्रू क्या रहेगा? एक स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और बाकी के स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे और सेक्रेटरी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? अपील्स जो भी हैं ऑन द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कंप्लेंट्स ऑन रिफ्यूजल टू गिव इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कंप्लेंट हो। और कमीशन को एक एनुअल रिपोर्ट मिले अलग अलग डिपार्टमेंट से वर्किंग इन द स्टेट अबाउट कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर आरटीआई, और उनका रिस्पॉन्स हो ऑन द सेम। ये सारी बात कही गई, ठीक है। अब टेन्योर और सर्विस देख लो क्या थी। टेन्योर जो है उत्तर प्रदेश स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का फॉर होल्डिंग ऑफिस, वो डिफाइन करेगी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसा बोल गया। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर रहेंगे किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऑफ द कमीशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और सैलरी वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी या डिटरमाइन करेगी। क्लियर है इतनी चीजें? अब पावर्स और फंक्शंस क्या हैं भाई? रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं ये on the implementation of the provisions of the State Information Commission Act and submits this to the state government, which places it later before the state legislature. कमीशन जो है वो इंक्वायरी कर सकता है किसी भी मैटर पे रिलेटेड टू द एक्ट ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। कमीशन को जो पावर ग्रांटेड हैं, to it require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of the act. Public authority क्या है इसमें? पब्लिक अथॉरिटी कोई भी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन या फिर सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टैब्लिश हुई है या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने करी है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हुई है, या फिर किसी लॉ से, पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, या फिर नोटिफिकेशन से,
जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किया, इसमें बॉडी ओन्ड, सब्सटेंशियली फाइनेंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी कुछ इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी के अंडर ये डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है। कमीशन is duty bound to receive and conduct inquiry into any complaint received from any person. Commission call कर सकता है for and examine any record which it considers necessary and is under the possession of public authority, and any such record should not withheld from it on any grounds during the inquiry. मतलब information तो फिर चाहिए ही चाहिए। और कमीशन एक्सरसाइज करेगा पावर्स विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। कमीशन के पास पावर है ऑफ द सिविल कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर। कौन से मैटर्स हैं? कोई भी कंप्लेंट विच रिक्वायर्स डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इट, भाई किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज पे, समन कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए ऑफ एनी विटनेसेस और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, या कोई भी प्रोविजंस मान लीजिए which summons were issued as per which attendance is required of persons and requires them to give written or oral evidence under an oath and producing documents or other details relevant to it. Evidence चाहिए भाई किसी stamped affidavit पे, या फिर request है किसी कोर्ट से और any office और of any public record. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका कमीशन करेगा ही करेगा। अब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो यूपी का स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ एनी कंप्लेंट अंडर द एक्ट एग्जामिन करता है एनी रिकॉर्ड टू विच द एक्ट अप्लाइज विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड मे बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड। तो इतनी सी बात है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं कुछ चैलेंजेस पे। जो उत्तर प्रदेश का स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो ओवरबर्डन्ड है। मैंने बताया ना आपको, लोकपाल हो गए, लोकायुक्त हो गए, नई नई बॉडीज बनती रहती हैं, ये भी ओवरबर्डन होती रहती हैं, पॉपुलेशन ही थी। सिमिलर टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टाफ नहीं है, वैकेंसीज फिल नहीं होती तो बैकलॉग हो जाता है केसेस का। मैक्सिमम नंबर ऑफ अपील्स और कंप्लेंट्स जो थी अक्टूबर 2014 के टाइम पे वो यहीं पे थी उत्तर प्रदेश में। अब कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, जिनके पास कोई पेंडिंग कंप्लेंट नहीं थी। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज पर द प्रोविजन हैज लिमिटेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड कैन नॉट टेक एनी एक्शन। तो इस सब लिमिटेशन के बाद उत्तर प्रदेश चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन फिर भी अच्छा रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ एंड इट सपोर्ट्स इन ग्रेटर वे इन चेकिंग करप्शन, कंबैटिंग ऑपरेशन, प्रिवेंटिंग नेपोटिज्म एंड मिसयूज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। बहुत टाइम ऐसा होता है स्टेट गवर्नमेंट डिले करती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ग्राउंड रियलिटी देखें तो हमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश ज्यादा अटेंशन नहीं देता है टू पब्लिसाइज एंड प्रमोट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। तो इसका मतलब जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का गोल था वही पीछे रह गया, और प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के वो सेक्रेटरी जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना वही परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास तो बस नाम की पावर्स रह गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़ी प्रॉब्लमैटिक हैं। अब यहाँ पे आती है बात एक जन सुनवाई या समाधान पॉलिसी की। स्टेट पोर्टल है यूपी गवर्नमेंट का, अभी ऊपर भी देखा था आपने, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल इन उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के गोल को अचीव करना, सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज करना, कोई भी सिटीजन फ्रीली कन्वीनियंटली अपना ग्रीवियंस यहाँ पे फाइल कर सकता है और उसको ट्रैक भी कर सकता है सारे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे, और रिसीव करता है रिस्पॉन्स टू हिज सेटिस्फैक्शन बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड टाइम। कंप्लेंट तो फाइल कर ही कर सकता है। सिटीजन्स कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफिसेज इन एन ईजी एंड ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू संदेश ऐप। ठीक है, और कंप्लेंट्स जो हैं सारी सोर्सेज से दे कैन बी मेड अवेलेबल ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू ऑल डिपार्टमेंट्स विच विल इंप्रूव एक्सेस, रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग। दीज आर ऑल द कीवर्ड्स जो आपको अच्छे से पढ़ के रखने हैं। ठीक है, हो गई बात ठीक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आप आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी ये भी लिख सकते हैं। भाई आरटीआई और राइट टू प्राइवेसी जो है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी, और कॉन्फ्लिक्ट में भी हैं एक दूसरे के। भाई आरटीआई से तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, राइट टू प्राइवेसी से प्रोटेक्ट हो रही है। ठीक है, ये चीज आप इसमें लिख सकते हैं। और आरटीआई में अमेंडमेंट भी हुआ 2013 में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव कर लिया था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस हैं,
तो बात है कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन को सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल बनाना है तो ये जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हो रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था सनशाइन एक्ट। तो अगर इस सनशाइन एक्ट को शाइन कराना है तो इसको थोड़ी सी पावर्स देनी पड़ेंगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हो जाता है हमारा ये लेक्चर खत्म। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। गला दुख गया मेरा पढ़ाते पढ़ाते, तो डेफिनेटली आप लोग बेनिफिट ड्रॉ कीजिए इस चीज़ से, ठीक है। पूरा जोर लगाया जा रहा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। ये हमारे पेड ग्रुप की जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो सिर्फ शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए मेरे पास देने को। पढ़िए, हंसिए, मौज कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।